हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि यूपी पीसीएस जे मेन एग्जामिनेशन से रिलेटेड दोस्तों ये वीडियो होगा। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ के फर्स्ट पेपर के बारे में कि लॉ का फर्स्ट पेपर कैसा आता है और लॉ के फर्स्ट पेपर में कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है। और ये जो आज मैं आप लोगों के लिए सेशन साथियों लेकर के आ रहा हूँ जो कि लॉ के पेपर का फर्स्ट है, ये जो लॉ का पेपर का ये पार्ट 2 मैं लेकर के आ रहा हूँ साथियों, जो कि रिलेटेड होगा इक्विटी लॉ से, मीन्स की साम्य विधि से ये रिलेटेड होगा ये वीडियो। इसमें हम आंसर राइटिंग के बारे में बात करेंगे साथियों। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपने इसी यूट्यूब चैनल पे करा रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप उसको वॉच करिएगा। उसमें मैंने ऑलरेडी ये बता दिया है कि आपका लॉ के पेपर फर्स्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो साथियों बिना देर किए मैं एक चीज़ को बार बार न बताते हुए बिना देर किए इस सेशन को स्टार्ट करता हूँ। साथियों यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो मैं ले करके आ रहा हूँ ये पार्ट 2 है और ये साथियों किस पे है, ये यूपीएससी के फॉर्मेट पे है और इसी यूपीएससी के फॉर्मेट पे आपको आंसर लिखने के लिए आपके मेन एग्जामिनेशन में मिलेगा। साथियों इसके पास जो मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ वो सभी के सभी शॉर्ट क्वेश्चन है, मीन्स की सभी शॉर्ट क्वेश्चन है, मीन्स की 5-5 नंबर के जितने भी क्वेश्चन होंगे, जो मैं 5-6 जो भी क्वेश्चन लेकर के आया हूँ वो सभी 5-5 नंबर के आपके क्वेश्चन होंगे। ये जो क्वेश्चन होंगे रिलेवेंट साथियों ये यूपी पीसीएस जे मेन एग्जामिनेशन से रिलेटेड होंगे और ये जो मैं आज सॉल्व कराने वाला हूँ ये साम्य विधि मीन्स की इक्विटी लॉ जिसको कहते हैं, इसी इक्विटी लॉ से रिलेटेड ये क्वेश्चन होगा। और ये इक्विटी लॉ में पेपर फर्स्ट में इक्विटी लॉ को पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि निम्नलिखित सूत्रों को समझाइए। मीन्स कि यहाँ पे जो सूत्र दिए हैं, अब कौन कौन से सूत्र दिए हैं, सूत्रों के बारे में देख लीजिए। सूत्र का मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जो बात कही गई है इसी बात को समझाइए। कह रहा है साम्य की शरण में आने वाले को निर्मल स्वच्छ हाथों से आना चाहिए। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दे देगा और इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको अपने आंसर को फ्रेम करना होता है। साथियों जब आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करेंगे, खास करके 2016 का और 2018 का और 2013 का आप पेपर एनालिसिस करेंगे तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर देखने के लिए मिलेंगे, जो कि एक क्वेश्चन दे देगा, एक ऐसे ही क्वेश्चन दे देगा और उस क्वेश्चन में ऐसे 1 2 3 4 मीन्स की 4 सेक्शन दे देगा। उन चारों को अगर एक को 5 नंबर में दे दिया, इसको 5 नंबर में दे दिया, इसको 5 नंबर में दे दिया, क्वेश्चन तो एक ही दिया 20 नंबर का, लेकिन सब में बाइफर्केशन कर दिया 5-5 नंबर का। तो इसी प्रकार से अब ट्रेंड बन चुका है साथियों, इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, साम्य की शरण में आने वाले व्यक्ति को निर्मल स्वच्छ हाथों से आना चाहिए। इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिए, He who comes to the equity must come with clean hand। मीन्स जो भी साम्य में आता है, जो भी साम्य को लेना चाहता है वो साफ हाथों से आए। पहला क्वेश्चन ये कह दिया। सेकंड क्वेश्चन साथियों जो कह रहा है, जो साम्य चाहता है उसे स्वयं भी साम्य का पालन करना चाहिए। भाई बात सही कह रहा है, ही हु सीक इक्विटी मस्ट डू इक्विटी। भाई इक्विटी उसी को, साम्य उसी को मिलेगी जो साम्य का पालन करता। पता चले कि हम अपने साथ सोच रहे हैं कि मेरे साथ मानवीय व्यवहार हो और हम किसी दूसरे के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा ह्यूमन राइट कर्टेल ना हो, मैं मानवीय व्यवहार करूं, तो मैं भी किसी दूसरे के साथ क्या करूंगा, मानवीय ही व्यवहार करूंगा। ये सभी के सभी क्वेश्चन है, इसी सभी का भी मैं आंसर आपके सामने फ्रेम करके दिखा रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन है साथियों, साम्य में उपचार रहित अपकृत्य का कोई स्थान नहीं है। कह रहा है साम्य में उपचार रहित अपकृत्य का कोई स्थान नहीं है। इक्विटी विल नॉट सफर अ रॉन्ग टू बी विदाउट अ रेमेडी। मीन्स कि बिना रेमेडी के नहीं है, कि बिना रेमेडी के कोई स्थान इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम साथियों बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है साथियों कि साम्य समरूप को नहीं बल्कि आशय को देखती है। ये किसको देखती है, ये समरूप को नहीं किसी के बल्कि आशय को देखती है, उनका इंटेंशन देखती है। क्या कर रहा है, इंग्लिश में क्वेश्चन को देखिए, इक्विटी लुक टू द इंटेंट रेदर देन टू द फॉर्म। मीन्स कि ये फॉर्म को किसी नहीं देखती, ये स्वरूप को देखती है, उनके इंटेंशन को देखती है। मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5th नंबर वाला क्वेश्चन। 5th नंबर वाला क्वेश्चन है, साम्य दायित्व की पूर्ति का अभिप्राय अभ्यारोपित करती है। इक्विटी इम्प्यूट्स एंड इंटेंशन टू फुलफिल ऑब्लिगेशंस। तो साथियों यही 5 क्वेश्चन है, इसी 5 क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्लेरिफाई करेंगे। एक एक क्वेश्चन को मैं आपको एलिब्रेट करके समझाऊंगा। अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं वहाँ पे जूरिस्टों को भी लेकर के आता हूँ कि हम इस जूरिस्ट के द्वारा, जो कि हम जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ने को हमको देखने के लिए मिलता है, लेकिन मैं यहाँ पे जूरिस्ट साहब लोग को भी कोट करूँगा और मैं आपको यहाँ पे शो करूँगा कि किस प्रकार से किस जूरिस्ट ने कौन सी बातें इसके रिगार्डिंग कही है। तो साथियों देखिए, फर्स्ट जो हमारा आंसर बन रहा है हिंदी में ही है ये आंसर। देखिए फर्स्ट आंसर बन रहा है,
साम्य की शरण में आने वाले को निर्मल स्वच्छ हाथों से आना चाहिए। यही फर्स्ट क्वेश्चन था, आप लोगों ने पहले ही इसको ऑब्जर्व कर लिया। अब देखिए इस सूत्र का मतलब क्या है, ये मीन्स कि ये जो मैक्सिम कहा जा रहा है इसका मतलब क्या है। यह सूत्र कभी कभी इस दूसरे के रूप में प्रकट किया जाता है जिसमें अभ्यास बरतना हो उसे साम्य प्राप्त नहीं होगा। मीन्स कि जिसने असाम्य बरता हो, जिसने किसी भी प्रकार का असाम्य बरता हो उसे साम्य प्राप्त नहीं होगा। मीन्स कि अगर आप सामने वाले के साथ अगर अच्छा इंटेंशन रखते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, तभी आपके सामने वाला क्या करेगा, आपके भी खिलाफ अच्छा व्यवहार रखेगा। अगर आप उसके यहाँ अच्छा व्यवहार नहीं रख रहे हैं तो वो आपके भी प्रति अच्छा व्यवहार नहीं रखेगा। वही सिंपल बात कर रहा है। इसका यह अर्थ है कि सहायक चाहने वाले व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह स्वयं उसी व्यवहार से संबंध में हो। मीन्स कि जो व्यवहार आप अपने लिए खुद चाहते हैं वही व्यवहार आप क्या करेंगे, सामने वाले के लिए भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। इसी को साम्य कहते हैं, इसी को साथियों इक्वलिटी कहते हैं, इसी को इक्विवेलेरियम कहते हैं। मीन्स कि जो चीज़ कहेंगे, मीन्स कि मिल मिलाप भाईचारा, इसी को साम्य को ही कहते हैं। ऐसे आचार मीन्स कि इस प्रकार का अगर कोई कंडक्ट होता है, इस प्रकार के कंडक्ट का कोई दोषी न हो जो उसे न्यायालय की सहायता के लिए अंधीकृत बना दे अथवा किसी कपट अथवा समान असामयिक आचार से अछूता होना आवश्यक हो जाता है। तो इस प्रकार का क्या हो जाता है, तो वो आवश्यक हो जाता है अछूता होना। फिर नेक्स्ट को देखिए, नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है। उक्त सिद्धांत यह कहता है कि जब कभी कोई ऐसा पक्ष, मीन्स कि किसी ऐसा पक्ष का वहाँ पे आ जाना जिसके अंतःकरण सद्भावना या अन्य साम्यपूर्ण सिद्धांतों का उल्लंघन किया हो, अगर वो किसी भी प्रकार के साम्य का उल्लंघन किया हो, अगर वहाँ पे इक्वलिटी मेंटेन की गई है, अगर किसी भी प्रकार की वो इक्वलिटी का अगर वो कर्टेल किया है, तब आगे देखिए न्यायिक तंत्र को चलित करने और कोई साम्यपूर्ण आचार रेमेडी प्राप्त करने चाहें, तो वहाँ पे चाहता है कि किसी भी प्रकार का वो रेमेडी प्राप्त कर लें, तो साम्य के न्यायालय के दरवाजे उसके लिए बंद कर दिए जाएंगे। मीन्स कि उसके लिए साम्य के दरवाजे जो होते हैं उसके लिए बंद कर दिए जाते हैं। अगर एक व्यक्ति बार बार किसी दूसरे के राइट्स को कर्टेल कर रहा है और सोच रहा है कि मैं अपने राइट्स को क्या करूँ, वहाँ पे मैं साबित कर दूं, लेकिन अगर इस प्रकार से किया जा रहा है, बार बार उनके द्वारा किसी के राइट को कर्टेल किया जा रहा है, तो आप जाएंगे न्यायालय में, तो न्यायालय आपके लिए भी क्या करेगा, अपना दरवाजा बंद कर लेगा। यही बात कह रहा है। और न्यायालय उसकी ओर से हस्तक्षेप करके उसके अधिकार को स्वीकार करने अथवा उसको कोई सहायता प्रदान करने से इनकार कर देगा। ये बातें आपने देख लिया। तो साथियों ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप जाते हैं, अगर साम्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कैसे जाना चाहिए, आपको स्वच्छ हाथों से जाना चाहिए। अगर आप स्वच्छ हाथों से जाएंगे, मीन्स कि क्लियर हैंड से जाएंगे, अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का किसी के प्रति द्वेष ना हो, तब आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको साम्य का लाभ मिलेगा। अब ये स्थिति भारत में देख लीजिए साथियों कि जो साम्य की स्थिति है भारत में किस प्रकार की स्थिति है। यह सिद्धांत भारतीय न्याय अधिनियम की धारा 23 में शामिल है। देखिए यहाँ पे मैंने धारा को भी बता दिया कि धारा 23 के अंतर्गत शामिल है, जो यह उपबंध करती है कि यदि हितग्राही ने कपटपूर्वक न्यायधारी को विश्वासघात करने को प्रेरित, मीन्स कि डायरेक्ट किया हो, अथवा यदि बिना किसी भी प्रकार के दबाव, अनुचित प्रभाव आदि के विश्वासघात में सहायक रहा हो या मौन सम्मति दी हो, तो हितग्राही विश्वासघात के कारण न्यास की गई संपत्ति को पहुंची क्षति की, जो उसको क्षति पहुंचती है, पूर्ति के लिए न्यासधारी के विरुद्ध सफलतापूर्वक वाद नहीं दायर कर सकता। अगर भारत में हो रहा है तो इस प्रकार का, अगर उसको कोई भी उसका राइट कर्टेल हो जा रहा है तो वो उसके लिए वाद नहीं दायर कर सकता अपनी क्षतिपूर्ति को पाने के लिए। तो ये बात कह रहा है, कौन कह रहा है, साम्य की अगर आपको शरण में जाना है तो आपको निर्मल एवं स्वच्छ हाथों से ही जाना पड़ेगा। इसी टाइप के आपके एग्जामिनेशन में साथियों क्वेश्चन आएंगे और इसी टाइप को आपको अपने लैंग्वेजेस में आंसर फ्रेम करने होते हैं। अगर आपने इतना लिख दिया, एक पेज लिख दिया, तो 5 नंबर में से आपको 4 नंबर, 3 नंबर, 3.5 नंबर, जितना अब एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है, जितना आपके लिखावट पे डिपेंड करता है, जितने आप अच्छे शब्दों का चयन करते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपको वो कितना नंबर वहाँ पे असाइन करता है। तो ये रही बात फर्स्ट क्वेश्चन की। बात करते हैं साथियों सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है जो साम्य चाहते हैं उसे स्वयं भी साम्य का पालन करना चाहिए। जाहिर सी बात है, क्वेश्चन को ही पढ़ के आंसर आपको समझ में आ रहा है। जो भाई साम्य चाहता है, जो इक्विटी करना चाहता है, वो खुद क्या करना चाहता है, जो इक्विटी में विश्वास कर रहा है उसको खुद किसी के साथ क्या करना चाहिए, इक्विटी करना चाहिए। अब आगे देखिए, कह रहा है साम्य का न्यायालय एक अंतःकरण का न्यायालय है। जो साम्य का न्यायालय है वो एक अंतःकरण का, विश्वास का न्यायालय है।
सामयिक उपचार प्रदान करना उसके विवेक पर निर्भर है। जो किसी भी प्रकार का अगर सामयिक उपचार प्रदान किया जाता है तो वो उसके विवेक पर, उसके कंडक्ट पर निर्भर है। अतः कोई भी उपचार प्रदान करने के पूर्व साम्य का जो न्यायालय है इस बात की जांच करेगा कि वाद में दोनों पक्षकारों का व्यवहार साम्यपूर्ण है अथवा नहीं। यहाँ पे ये शोध किया जाएगा, देखा जाएगा कि दोनों के द्वारा क्या किया जा रहा है, साम्य का मीन्स का जो साम्य का नियम है वो दोनों के द्वारा पालन किया जा रहा है कि नहीं। इस आधार सूत्र के अंतर्गत साम्य की यह धारणा है कि साम्य के न्यायालय से अनुतोष चाहें। अब किस प्रकार का अनुतोष, यहाँ पर रेमेडी की बात करता है। अनुतोष चाहने वाले व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह स्वयं साम्य बरते तथा न्यायोचित करे। अगर आपको साम्य चाहिए, अगर आपको इक्विटी पे आप विश्वास रखते हैं तो आप सामने वाले के भी प्रति क्या करेंगे, इक्विटी ही रखेंगे। ऐसा नहीं कि आप सामने वाले को क्रूरता दिखाएंगे और आप सोचेंगे कि आपको इक्विटी मिलता रहे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर इस प्रकार से आप करेंगे तो आपको इक्विटी का लाभ कोर्ट के द्वारा नहीं दिया जाएगा। आगे देखिए, आगे कह रहा है, इस प्रकार साम्य का न्यायालय वादी से यह अपेक्षा करता है कि यदि कोई अनुतोष प्राप्त करने के लिए वह साम्य के न्यायालय से अर्धार्थान करता है तो उसके लिए आवश्यक यह है कि साम्य के अनुसार जो कुछ प्रतिवादी को देने के लिए उत्तरदायी है, जो भी चीज़ यहाँ पर देने के लिए उत्तरदायी है उसे प्रदान करने के लिए तत्पर रहे। अगर जो चीज़ उसको साम्य के अकॉर्डिंग देना है तो उसे देने के लिए वो क्या कर रहे हैं, तत्पर रहे। वह साम्य के न्यायालय के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत नहीं कर सकेगा कि जो सामयिक उपचार में चाहता है, मीन्स कि जो वो इक्विटी में जो रिलीफ चाहता है वो मुझे प्रदान कर दिया जाए, लेकिन मैं दूसरे पक्षकार की अधर्न्यथा का पालन करने के लिए तैयार नहीं हूँ। वह अपनी अधर्न्यथा का पालन पृथकवाद संस्थित करके करा सकता हूँ। आगे देखिए, साम्य का न्यायालय ऐसे तर्क को भी स्वीकार नहीं करेगा। किस प्रकार के भी तर्क को नहीं स्वीकार करेगा, क्योंकि यदि वादी के एक पक्षीय तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है तो वह प्रतिवादी के लिए एक अन्यायोचित व्यवस्था होगी। तो ये जो होगा ये एक अन्यायोचित व्यवस्था मानी जाएगी साम्य को लेकर के। आगे हम बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, देखिए। अब आगे साथियों क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है साम्य में उपचार रहित अपकृत्य का कोई स्थान नहीं होगा। मीन्स कि जो भी साम्य है, इक्विटी विल नॉट सफर रॉन्ग टू बी विदाउट अ रेमेडी। इसी का कहने का मतलब ये है। अब देखिए आंसर क्या कह रहा है, यह उक्त इस बात का स्पष्टीकरण करता है कि अपकृत्य को अनिवार्य नहीं किए जाने दिया जाएगा। मीन्स कि जो अपकृत्य है उसको अनिवार्य नहीं किया जाने दिया जाएगा। यदि न्यायालय द्वारा उसे उपचारित किया जा सकता है, अगर किसी भी न्यायालय के द्वारा उसे उपचारित, उसमें किसी भी प्रकार के रेमेडी प्रोवाइड की जा सकती है, लेकिन स्नेल महोदय हैं, स्नेल महोदय कहते हैं कि यह नहीं मानना चाहिए कि चांसरी के न्यायालय द्वारा प्रत्येक नैतिक अपकृत्य को निवारित ही किया जाता था। मीन्स कि जो चांसरी का कोर्ट था, जो लंदन में चांसरी न्यायालय बैठती थी, उसके द्वारा ये निवारित ही था। उक्त का संदर्भ उन अधिकारों से मानना चाहिए जो न्यायिक रूप से लागू किए जाने के योग्य थे, किंतु किसी प्राविधान दोष के कारण उन्हें कॉमन लॉ में लागू नहीं किया गया था। जो कॉमन लॉ बनाया गया था लंदन की प्रिवी काउंसिल के द्वारा, जो कॉमन लॉ चलता था, उस कॉमन लॉ में इसको लागू नहीं किया गया था। यहाँ पे देख लीजिए, साफ साफ बात लिखा है। अब आगे देखिए, आगे कह रहा है आधार सूत्र की प्रयोजनता। अब इसका क्या क्या प्रयोजन है, इस प्रयोजन को देखें। साम्य के इस आधार सूत्र की प्रयोजनता का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। अब किस प्रकार का विस्तृत है, साम्य के सहायक अधिकार क्षेत्र का उद्भव ही इसी आधार सूत्र के कारण हुआ है। किस किस के कारण हुआ है, पहला है ऐसे मामले में उपचार प्रदान करके जिनमें सामान्य विधि के अंतर्गत कोई उपचार उपलब्ध नहीं था। तो वहाँ पे क्या किया जा सकता है, जहाँ सामान्य विधि का कोई भी उपचार नहीं उपलब्ध था, वहाँ पे हम लोग इक्विटी लॉ को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। सेकंड की बात करता है ऐसे मामले में जिनमें सामान्य विधि के अंतर्गत उपचार तो उपलब्ध था लेकिन वो अपर्याप्त होता था। तो जो अपर्याप्त होता था तो वहाँ पे क्या किया जाता था, वहाँ इक्विटी और साम्य का विवरण दिया जाता था और साम्य के अकॉर्डिंग ही क्या किया जाता है, वहाँ पे जजमेंट पास किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आप लोगों ने 3 तक ऑब्जर्व कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर 4 को ऑब्जर्व करने की आपकी बारी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में साथियों कह रहा है साम्य स्वरूप को नहीं बल्कि आशय को देखती है। जो साम्य होती है, जो इक्विटी होती है, जो ट्रस्ट होता है, वो आशय को देखता है, आपके इंटेंशन को देखता है। देखिए क्वेश्चन कर रहा है
इस आधार सूत्र के द्वारा, इस आधार सूत्र का दूसरा रूप यह है कि सार, साम्य सार मीन्स कि जो इंटेंशन पर ध्यान देती है। ये किस पे ध्यान देती है? ये इंटेंशन पर ध्यान देती है, प्ररूप उसके फॉर्म पर नहीं ध्यान देती है। आधार सूत्र में तात्पर्य यह है कि साम्य विधि के भाव पर ध्यान देती है, ये उसके साम्य विधि के भाव पर ध्यान देती है, उसके शाब्दिक अर्थों पर नहीं। और यह कि संविदा के वास्तविक शब्द उतना महत्व नहीं रखते जितना कि उसके पक्षों का वास्तविक आशय हो। ये उतना महत्व नहीं रखते हैं जितना कि उसके शब्दों का वास्तविक आशय होता है। अब नीचे देखिए साथियों, नीचे क्या कह रहा है आधार सूत्र के अत्यंत प्रसिद्ध प्रयोग निम्नलिखित में पाए जाते हैं। अब कि कहाँ पे पाए जाते हैं? फर्स्ट, दंडों और जब्तियों के विरुद्ध अनुतोष में पाए जाते हैं। सेकंड, प्रार्थनात्मक न्यास में पाए जाते हैं। और थर्ड कहाँ पाए जाते हैं? किसी भी प्रकार का अगर बंधक हो जाता है तो वहाँ पे भी क्या पाया जाता है? इस प्रकार के इंटेंशन को देखा जाता है कि क्या इनका इंटेंशन उस चीज़ को छोड़ने का है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर जो 5th है आपका, और मैं जो भी क्वेश्चन साथियों यहाँ पे लेकर के आ रहा हूँ, एक क्वेश्चन का लेवल है, एक स्टैंडर्ड है, आप इसको ऑब्जर्व करिएगा अपने प्रीवियस ईयर पेपर के द्वारा। क्या वहाँ पे इसी टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। देखिए 5th नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, साम्य दायित्व की पूर्ति का अभिप्राय अभ्यारोपित करती है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है? इस आधार सूत्र का तात्पर्य यह है कि जब किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने की जिम्मेदारी हो और वह ऐसा कार्य करे जो ठीक उसी प्रकार का न हो, मीन्स कि उसको कार्य करने की जिम्मेदारी है लेकिन वो काम उसके विपरीत कर रहा है जो उसी प्रकार का न हो, जिसको करने की अनुमति दी गई थी, किसी चीज़ को, किसी कार्य को करने की अनुमति दी गई थी, वरन उससे बहुत कुछ मिलता जुलता हो और यह समझ लेना न्यायोचित होगा कि कुछ उसने किया है। अब आगे देखिए क्या किया है, आगे देखिए उसमें उसका आशय अपनी जिम्मेदारी के पालन का ही था। जो आशय था, जो उसका इंटेंशन था अपनी जिम्मेदारी का, मीन्स कि जो उसको वर्क दिया गया था उसके पालन करने का ही जिम्मेदारी का उसके पास आशय था। आगे देखिए, आगे साथियों कह रहा है, इस नियम का कारण यह है कि किसी व्यक्ति के कार्यों का अनुकूल अर्थ लगाना ही उचित है। मीन्स कि जो कार्य कर रहा उसके द्वारा उसका अनुकूल अर्थ ही लगाना उचित है। और यह पूर्व धारण करना उचित है कि उदारता दिखाने से पहले उसका न्यायोचित कार्य करने का आशय था। मीन्स कि अगर किसी भी प्रकार का हम उदारता दिखाते हैं तो उसका न्यायोचित कार्य करने का पहले ना कहीं उसका आशय रहा होगा, उसका इंटेंशन रहा होगा। इस आधार सूत्र का प्रयोग अब कहाँ पे होता है, किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, उसके बारे में हम जानते हैं। इस आधार सूत्र का पालन मीन्स कि इसका जो परफॉर्मेंस होता है, जो पालन होता है, जो इसका निस्तारण होता है, सेटिस्फैक्शन होता है, तथा विखंडन जो इसका रिवोकेशन के सिद्धांत और नियुक्ति की शक्ति के दोषपूर्ण निष्पादन एग्जीक्यूशन के विरुद्ध अनुतोष आधारित है। ये इन्हीं सारी चीज़ों के प्रति आधारित है। किसके प्रति? परफॉर्मेंस के प्रति, सेटिस्फैक्शन के प्रति और रिवोकेशन के प्रति और एग्जीक्यूशन के विरुद्ध ये क्या देता है? अनुतोष पर आधारित होता है। अब साथियों इसका भारत में स्थिति देख लीजिए, भारत में इसकी स्थिति क्या है, किसकी स्थिति की बात कर रहे हैं साथियों भारत में? तो भारत में कह रहे हैं साम्य दायित्व की पूर्ति का अभिप्राय अभ्यारोपित करती है। इसी के स्थिति को अब हम भारत में ऑब्जर्व करेंगे। भारत में इसकी स्थिति क्या है? जब भारत की हम बात करते हैं तो यहाँ पे दे रहा है भारतीय न्याय अधिनियम की धारा 92। जो भारतीय न्याय अधिनियम है, जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट है, उसका धारा 92 इस धारा के सिद्धांत को प्रयोग में लाती है और वह लेखबद्ध करती है कि जहाँ की कोई व्यक्ति कुछ हितग्राहियों के लिए न्याय के रूप में धारण किए जाने के निम्न किसी संपत्ति के क्रय की संविदा करे और उसके मुताबिक संपत्ति का क्रय कर ले, अगर उसी के अकॉर्डिंग किसी संपत्ति का क्रय कर ले, वहाँ वह आवश्यक होता है कि वो आश्रित हितग्राहियों के तत्संबंधी अपने दायित्वों के पालन में संपत्ति को धारण करेगा। तो ये मान लिया जाएगा कि वो क्या करेगा, उस संपत्ति को अपने हित के अंतर्गत वो धारण करेगा। तो साथियों ये जो क्वेश्चन था आज का, वो सारा क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करा दिया। अगर साथियों आपको लगता है कि हाँ ये सेशन आपके लिए रेलिवेंट है तो कमेंट बॉक्स ओपन है साथियों, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बता सकते हैं। अगर इसका पार्ट 3 चाहिए तो मैं पार्ट 3 भी लेकर के आऊँगा, या कोई ऐसा सब्जेक्ट जो होगा जो हमें लगता है कि हाँ आपके मेन एग्जामिनेशन के लिए वो इंपॉर्टेंट है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, उन सभी क्वेश्चंस को मैं आपके लिए मैं इसी अपने YouTube चैनल पर बहुत ही जल्दी लेकर के आने वाला हूँ। थैंक यू दोस्तों वीडियो को वॉच करने के लिए। और साथियों एक रिक्वेस्ट आपसे और है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, बेल बटन दबाना तो बिल्कुल ना भूलिए, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट लेकर के आता हूँ तो साथियों वो लेटेस्ट अपडेट आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद साथियों।